राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है। लेकिन आज राजनीति की कोई बात नहीं होगी, बातें होंगी ऑस्ट्रेलिया की और यूरोप की। बावड़ी मिल्क पार्लर पे मुझे मिले सुधीर सारण जी, और सुधीर सारण जी अभी पर्थ में हैं और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ये गोल्ड माइनिंग ऑफिसर हैं वहाँ पे, जो सोने की खदानों में काम होता है उसका कंप्लायंस का इनका काम है, देख रेख का। तो जानते हैं इनके नए तरह का प्रोफेशन है, उसमें क्या कुछ होता है वहाँ पे, और इनकी ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में। सुधीर भाई, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू जी। आप रोहतक के फरमाना गांव के हैं, तो फरमाना से पर्थ का ये जो सफ़र है ये कैसा रहा और कब आप वहाँ पे गए? ये बहुत लंबा सफ़र रहा मेरा। मैं पहले यहाँ से आयरलैंड गया था पढ़ने 2004 में। वहाँ पर मैंने 1 साल की अपना PGDCM डिग्री की थी। अच्छा। उसके बाद मैं वहाँ से 1 साल रहने के बाद मैं वहाँ से इंग्लैंड रहा 2 साल, और उसके बाद मैंने पराग में बॉटल शॉप का बिज़नेस किया 3 साल। पराग में। अच्छा। और जो अब ये डोंकी मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो वहाँ पर मैंने पराग में, चेक रिपब्लिक में बॉर्डर स्टेट होती थी वो यूरोपियन यूनियन की, उसके आगे सारे ये यूक्रेन और बेलारूस, रोमानिया, ये सारे नॉन EU कंट्रीज़ होते थे। तो यहाँ पर बॉर्डर होने के कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा रशिया से होते हुए, यूक्रेन और होते हुए बहुत ज़्यादा डंकी लगती थी, उनको डंकी बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इलीगल बंदे यहाँ से, जो ये एजेंट्स होते हैं, ये इन बंदों को यहाँ से लेके जाते हैं और यूरोप में उनकी एंट्री करवाते हैं, शेंगन कंट्रीज़ में। तो वो वहाँ पर आके उनका वो स्टे चेक रिपब्लिक में होता था। अच्छा। तो वहाँ पर बड़े नाना प्रकार के, मतलब कि पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान से, मतलब डिफरेंट स्टेट से वहाँ पर बंदे होते थे, जो एजेंटों को बड़े डिफरेंट तरीके के पैसे दे के और वहाँ पर एंट्री करते थे, और वहाँ पर उनकी बड़ी दयनीय हालत देखी है हमने। अच्छा। तो वो कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, जो भी जितना अमाउंट होता था वो तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो तो बढ़ता जा रहा है। वो वहाँ पर रहते थे और उनका प्लान, जैसे अपना 5 ईयर प्लान्स पहले होते थे कंट्रीज़ के, तो ऐसे उनका प्लान होता था कि हम 20 साल रहेंगे और इतना पैसा कमा के हम उल्टे चले जाएंगे, और उनमें से 50% वो सक्सेस भी हो जाते थे उस बात पे, पर 50% की हालत बड़ी हमने वहाँ पे बड़ी दयनीय देखी है। अच्छा, इनको डंकी इसलिए कहते होंगे ना कि ये सामान अपने कंधे पे लाद के? हाँ, बस इसमें तो सर, मैंने वहाँ पर जो लोगों के साथ मैंने उनसे बातें की और ऐसे ऐसे उनसे एक्सपीरियंस शेयर किए कि 5 बंदे रशिया से चले हैं और वो विंटर सीजन में चलते थे ताकि बॉर्डर्स पे उनको कोई पुलिस फोर्स ना मिले, और -40 -50 डिग्री के टेम्परेचर पे जब रिवर और सारे ये वाटरफॉल थे जम जाते थे, तो उन रास्तों से ये होते हुए आते थे। और 5 में से ये एक दूसरे को भी कोई नहीं जानता था। मान लो 5 का इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, तो ये एक दूसरे को भी कोई नहीं जानता था, और वहाँ से होते हुए आते थे। तो 5 में से हो सकता था कई बार ये चेक रिपब्लिक में 2 ही बंदे पहुँचते थे। अच्छा। तो 3 बंदे गायब हो जाते थे। उनको ये भी नहीं पता होता था कि कोई बंदा वहाँ से फिसल के गिर गया खाई में, वो हो गया, तो वो कहाँ का था, कौन था, क्योंकि आपस में भी इनको एक दूसरे से ये बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि अगर पकड़े जाएं तो वो ये बता देगा ये भी पंजाब से, इस एरिया से है, तो वो उनकी शिकायत ना हो जाए। तो शिकायतबाजी के डर से ये एक दूसरे को अपनी डिटेल्स भी नहीं शेयर करते थे। फिर आपका मन नहीं किया उधर इस तरह डंकी के रूप में जाने का? नहीं, वहाँ पर मैं तो देखो हमेशा लीगल तरीके से रहा हूँ। मैं चेक रिपब्लिक में बिजनेस वीज़ा में था। तो वहाँ पर जो पराग वैसे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह लगी। मैंने 30-40 कंट्री जितने भी विजिट किए, मगर वहाँ पर सबसे बड़ा जो बैरियर रहता था वो लैंग्वेज बैरियर रहता था। वहाँ पे जो चेक लैंग्वेज थी, वो उस टाइम, उस एज में आदमी लैंग्वेज की बजाय आदमी थोड़ा सा अपने कैरियर के ऊपर फोकस करता है, तो वो नहीं कर पाए। इसीलिए उसके बाद मेरा जैसे ही मुझे ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट PR मिली, तो मैं वहाँ से 2007 में वहाँ से मूव करके और सिडनी मूव कर गया था। सिडनी चले गए, तो अभी आप पर्थ में हैं? अभी मैं फिर सिडनी से पर्थ में मूव कर गया। तो क्या काम करते हैं आप पर्थ? मैं पर्थ में बेसिकली तो मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। मैंने 12 साल वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जॉब की है, टेस्ला में और हुआवे में, एरिक्सन में। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया मूव कर गया था, और मैं दोबारा जब अकेला रहता हूँ, मैं वहाँ पे फैमिली नहीं रहती, तो मैं आजकल वहाँ पे जो गोल्ड माइंस हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो इटसेल्फ इंडिया से बड़ा एरिया है। अच्छा। और उसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 25 लाख है पूरी स्टेट की। तो स्टेट पूरे इंडिया से बड़ा है। टोटल पॉपुलेशन 25 से 26 लाख है, और उस 25 से 26 लाख में से 22 लाख लोग पर्थ में रहते हैं। अच्छा। जो 3 लाख लोग हैं वो पूरे इंडिया जितने एरिया में स्कैटर्ड कर रखे हैं। अच्छा। तो वहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे कस्बे और बहुत छोटे छोटे विलेजेस जिसकी पॉपुलेशन 100 है, 50 है, 150 है, 200 है, ऐसे मिलेंगे। तो वहाँ पर जो भगवान की
कृपा से वहाँ पर जो माइनिंग है और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब कि रिसोर्स लैंड है वो। तो वहाँ पे ये अपना लेड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये इनकी बहुत ज़बरदस्त माइनिंग मतलब। तो आपका क्या काम रहता है? मैं वहाँ पर बेसिकली कंप्लायंस और जो इमरजेंसी रिस्पांस है उस टीम का मेंबर हूँ। और वहाँ पर जैसे जब माइनिंग होती है तो उसका एक अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो माइनिंग के अंदर जब जो भी वर्कर या जो भी जिसकी भी एंट्री होती है तो उसका एक प्रोफाइल बनाया जाता है, और उस प्रोफाइल के अंदर कौन उस माइनिंग के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, तो उसका पूरा ट्रैक होता है। पूरा फेस स्कैन होता होगा वहाँ पे? हाँ, तो पूरा वो होता है और उसकी पूरा एक प्रोफाइल बनता है। उस प्रोफाइल में उसका पुलिस चेक भी होता है और उसके जो स्किल्स हैं वो भी सारे चेक होते हैं, और उसके बाद उसकी उसमें एंट्री होती है। उस माइन में काम कौन करने आएगा और कौन उस वहाँ पे साइड में कैंप होता है माइन के साइड में, क्योंकि माइनिंग शहर से 700-800 किलोमीटर दूर होती है। तो वहीं पे साथ में कैंप बना दिया जाता है। उस कैंप में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी, बिल्कुल जैसे 5 स्टार में बफे लगता है, और हर बंदे को अलग से, उनको डोंगास बोलते हैं, अलग से कमरा होगा इस साइज़ का, और स्विमिंग पूल, जिम, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मजदूरों को ये सुविधाएं हैं वहाँ पे? हाँ जी, और रहना खाना सब कुछ फ्री है। तो इंजीनियर से लेके और हर स्किल का, कोई जो ट्रक चलाता है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं। ट्रक चलाने वाले का अपने अलग स्किल है, माइनिंग इंजीनियर अलग हैं, कंप्लायंस वाले अलग हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले अलग हैं, हर चीज़ के जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एनवायरनमेंट का भी बहुत ध्यान रखते हैं। अब जैसे जो माइन है उसके अंदर बेसिकली जो गोल्ड माइन है उसके अंदर जब आप उसको गोल्ड को निकालते हो तो उसको जो साफ़ करने का होता है वो साइनाइड से होता है। अच्छा। तो साइनाइड का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो साइनाइड का जो रिजल्ट एंड में एक्सक्रीट निकलता है उसको एक पूरा एक उनको टेलिंग डैम्स बोलते हैं, डैम में डाल दिया जाता है। तो वो पानी कोई और जानवर ना पी ले, उसको उसके अंदर मतलब कि बेसिकली कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है, कास्टिक डाल दिया जाता है, ताकि वो किसी के पीने लायक ना बने, खारा रहे। क्योंकि अगर साइनाइड इतना डेंजरस होता है कि आदमी के टच भी हो जाए तो मर जाता है आदमी। तो ये है, तो उनके कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि वहाँ पर उस टेलिंग डैम्स में गुब्बारा छोड़ दिया जाता है एक जैसे काउंसिल की तरफ से, और हर बंदे को ना वो टेलिंग डैम मॉनिटर करना पड़ता है। और वो काउंसिल वाली टीम आगे पूछती है ना जी थर्सडे को वहाँ पर कौन से कलर का गुब्बारा था या क्या था उस डैम के अंदर। अच्छा। अगर वो ना बता पाएँ तो बहुत मोटा फाइन लगता है। अच्छा, तो जैसे अपने यहाँ माइंस है कि ऐसे होती हो, तो वहाँ तो इलीगल माइनिंग का भी इशू रहता है, वहाँ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं? वहाँ पर सर जी सारे कंप्लायंस और सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट है। और वो जो लैंड है वहाँ पर बेसिकली वो एबोरिजिनल लैंड है, वो ऑस्ट्रेलियन तो गवर्नमेंट। प्राइवेट जो खिलाड़ी हैं वो ही माइनिंग करते हैं या सरकार माइनिंग करती है? सरकार ने हर चीज़ 80% लीज पे दे रखा है। और जो हमारी वाली जो ये गोल्ड फील्ड्स है ये माइन करते हैं बेसिकली, ये साउथ अफ्रीका की कंपनी है, गोल्ड फील्ड्स नाम है इनका। अच्छा। और इनकी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उस एरिया में 4 माइंस हैं। वैसे उस एरिया में जो लेवर्टन एरिया है उसको गोल्ड लैंड बोलते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 गोल्ड माइंस हैं। गोल्ड माइंस। तो ऐसे तो नहीं मिला होगा आपको वहाँ सोना मिल गया होगा? सोना वहाँ पर आप कर सकते हो ये, अगर आप जंगल में घूम के इक्विपमेंट लेके घूमते चलो तो सोना 2 तरीके से होता है, एक धरती के नीचे भी होता है और धरती के ऊपर भी होता है। अच्छा। तो अगर आप उस इक्विपमेंट से लेके घूमते हो, अगर वो आपको मिल जाता है तो फाउंडर इज द ओनर, तो जिसको मिलेगा वो उसका। तो वहाँ काफ़ी लोग मिलते होंगे आपको? हाँ, वहाँ पर जो बहुत बंदे होते हैं जो उस एरिया में अपना घूमने जाते हैं तो अपना टेंट लगा के अपना 2 दिन वो सोना ढूंढते हैं। एक बंदा था जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो की नगेट मिल गई थी सोने के ऊपर। 1.5 किलो? 1.5 किलो की नगेट मिल गई थी उस बंदे को। तो जो जिसने ढूंढा वो उसका? हाँ, ओनर, फाउंडर इज द ओनर। अच्छा, जिसको मिलेगा वो उसका। तो एक आध दिन अपने भी छुट्टी वाले दिन ट्राई? हाँ, छुट्टी वाले दिन अपना बहुत बंदे हैं जो जाते हैं अपना इस ट्रिप पे करने के लिए कि भैया छोटी सी भी अगर उसको 2 ऑन्स की भी मिल गई तो 2 ऑन्स भी भाई साहब मतलब कि 7-8 हज़ार वो आ जाता है, उसका ट्रिप फ्री हो जाता है फिर आगे हो जाता है। तो वो सीधा फिर माइंस करके वो सरकार को सप्लाई करते हैं? हाँ, वो वहाँ पर क्या होता है कि जो माइंस होती हैं उसमें वो सोना वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद वो सारा सोना वहाँ से 99.9% प्योर होके और वो पर्थ मिंट में चला जाता है और पर्थ मिंट उसको फिर आगे सेल करता है। उसका आगे सेल करता है। तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड माइंस में पोजीशन कितनी है दुनिया में, कुछ जानकारी है? मेरे को ये जानकारी है कि जो वहाँ का गोल्ड है वो वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड निकलता है वहाँ पर। और वो टॉप 3 कंट्रीज़ में है। रशिया और अमेरिका के बाद वो टॉप 3 कंट्रीज़ में हैं जो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है। और वो सारा बेसिकली
ज़्यादातर वो अरब कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट। अच्छा सुधीर भाई, जैसे इन पिछले कई सालों में आप 2007 में यहाँ से मूव किया था आपने? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया 2007 में पहुँचा था, उससे पहले मैं यूरोप में। हाँ, तो 2007 में मैंने भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया था, मैं नहीं गया, मेरा दोस्त चला गया, अभी आपके ही शहर पर्थ में रहता है वो। तो अभी जो इन बाद के सालों में बहुत क्राउड एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव किया है, तो ऑस्ट्रेलिया कैसा शहर है? जो अब नए बच्चे जा रहे हैं उनको किस तरह की डिफ़िकल्टी जा रही है उधर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया था, जब ऑस्ट्रेलिया बड़ा इजी गोइंग कंट्री था, मगर अब ये पोस्ट कोविड और प्री कोविड ना अब एक चैलेंज बन गया है कि एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिस्टम जो अब हुआ है, उसमें क्या है कि जो प्री कोविड ऑस्ट्रेलिया बड़ा सही कंट्री कहूँगा मैं जिसके अंदर जाके स्ट्रगलिंग फेज बहुत कम था। पोस्ट कोविड महंगाई और इन चीज़ों के कारण जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है घरों की। अब घर रहने के लिए नहीं है लोगों के पास, बिकॉज कोविड के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी ये बड़ी लॉस में गई हैं और ये बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गई, तो वो घर नहीं बना पा रहे। उसके बाद जो छोटे से शहर में, पर्थ जैसे शहर में, जहाँ पर $200 में एक कमरा, एक घर किराए पे आ जाता था, आज के दिन $200 में एक कमरा भी किराए पे नहीं मिल रहा है। बात कमरे की नहीं है, बात ये है कि अगर आप कोई घर किराए पे लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 फैमिलीज खड़ी हुई मिलेंगी। तो आगे इंतज़ार करती हुई कि जो देखेंगे और उनको करेंगे। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली इट्स ईजी टू फाइंड अ जॉब रेदर देन फाइंडिंग अ हाउस इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। अच्छा, तो अभी दिक्कतें हैं वहाँ? घरों की बहुत दिक्कतें हैं। जॉब और जो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताऊंगा कि सैलरी वाइज मैंने जितने 8-10 कंट्रियों में काम किया है, सैलरी वाइज मुझे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा सैलरी किसी। अच्छा, आप 8-10 कंट्रियों में काम किया? कौन सी में? मैंने जी आयरलैंड में काम किया, नॉर्दर्न आयरलैंड में काम किया, इंग्लैंड में काम किया, जर्मनी में काम किया, चेक रिपब्लिक में काम किया, स्लोवाकिया में किया, यूक्रेन में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया। अच्छा, इनमें से बेस्ट कंट्री कौन सा लगा आपको? मुझे रहने के हिसाब से सर, मुझे जहाँ पर बंदे सबसे मुझे नाइस लगे वो आयरलैंड लगा, और सैलरी वाइज और नेचुरल ब्यूटी वाइज मुझे ऑस्ट्रेलिया लगा सर। अच्छा, आपका जैसे 7-8 शहरों का इनका एक्सपीरियंस है, जो हरियाणा से जो लड़के मूव कर रहे हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सा देश एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा देश है, मगर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट वहाँ पर रहना और इटसेल्फ मतलब कि वहाँ पर कामयाब होना बड़ा इजी है। तो न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर +2 के बाद जिस बच्चे ने कोई और लैंग्वेज सीख के जाना चाहता है कि उसके पास एक डुअल लैंग्वेज सिस्टम हो, तो ईस्टर्न यूरोप जैसे पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ये एक ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, और इसमें अगर आप लैंग्वेज सीख के, मान लो जर्मनी में भी, फ्रांस में भी अगर लैंग्वेज सीख के जाते हैं तो वहाँ पर आपको PR मिलना, जॉब मिलना और कामयाब होना बड़ा इजी है। इजी रहता है। हाँ जी। तो यानी कि आप 10th में जब हों तो एक लैंग्वेज का ऑप्शन साथ लेके चलें, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप जर्मनी में जर्मन मतलब कि मीडियम लेवल की भी जर्मन सीख के जाते हैं और आपको इंग्लिश तो आती है इंडिया में रह के, तो उसके बाद आपको वहाँ पे कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ड्यूअल लैंग्वेज के अंदर अगर आपके अंदर कोई भी स्किल सेट नहीं, अगर आप इंग्लिश टू जर्मन और जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बन जाते हैं, तो जर्मन की जो कंपनी जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, तो उनको बंदा चाहिए होता है। मान लो इंडिया का कोई, आज BMW की अगर चाबी भी आती है वो जर्मनी से आती है, तो उनके इंजीनियर जब इंडिया में आते हैं तो वो जर्मन बोलते हैं सिर्फ। वो बड़े पैट्रियोटिक कंट्री है, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलेंगे, तो वहाँ पर यहाँ पर उनको ये चाहिए कि जर्मन से इंग्लिश और इंग्लिश से जर्मन वाला, तो सिर्फ ट्रांसलेटर इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर बड़ा अच्छे पैसे कमा लेता है। बहुत बढ़िया विकास भाई। देखो वो सुधीर भाई ने बहुत शानदार जानकारियाँ दी, और बिल्कुल एक चाय पे मुलाकात हुई थी हमारी ये, और एक आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी निकल के सामने आई हैं, तो आप इन दूसरी कंट्रियों में भी मूव कर सकते हैं। सुधीर भाई कोई और इंटरेस्टिंग बात बतानी आप? बात काफ़ी लंबी है, एक दूसरे बार मैं आऊँगा आपके पास और फिर बैठ के दोबारा करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लड़के अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहें इन सारी कंट्रियों के बारे में, तो क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इंडिया का ही चलता है, और मैं एज ए हॉबी कंसल्टेंसी करता हूँ। जो मेरे पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनमें फ्री कंसल्टेंसी करता हूँ। अच्छा। गरीब बच्चों के लिए, या जो बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं कि वो किसी एजेंट के ना फंसें, और वहाँ उन देशों की क्या सच्चाई है
और वहाँ पर जाके उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उनको वो जाने से पहले एक प्री पैकेज एक अपनी विज़िट और मतलब उनकी विज़िट का एक मेरे को आधा घंटा 1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई ग्रुप में है तो और भी अच्छी बात है। इंडिविजुअल शॉट में भी मेरा जो इंडिया का नंबर है वो हमेशा मेरा ऑस्ट्रेलिया आप उनको बता देंगे भाई ये ऐसे ये दिक्कतें आएंगी। और मैं बेसिकली जो मेरे साथ के कुछ दोस्त उन कंट्रीज़ में सेट हैं, मैं उनकी हेल्प के लिए उनका नंबर भी उनको शेयर कर दूँगा। देखो बहुत बढ़िया है, सुधीर भाई से फिर मुलाकात होगी। तो आपको अगर इन कंट्रीज़ के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप सुधीर भाई से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और जब भी आप बाहर मूव करें तो ज़रूरी है कि जानकारियों के साथ जाया जाए, बिना जानकारियों की कई बार तकलीफ होती है। आपने समय निकाला सुधीर भाई, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।